ये गरीबों की इज्जत आबरू लूटने वाले लोग हैं। देखिएगा, चमत्कार होगा, चमत्कार होगा इस बार भी। समझ लीजिए कि मोदी जी को तारा नजर आना है, 200 भी नहीं, 150 और 100 के नीचे चले जाएंगे। इतना छुट्टा मवेशी घूमत हुआ सो अनहरिया साढ़ भैंसा। किसान से कहा जाता है कि 10 रुपया वाला झंडा 50-50 रुपया में बेच। राष्ट्रभक्त हुआ ना, भारत माता का जय, ल झंडा बेच। हर एक मौसम में दुख सुख में गुजारा कौन करता है, और परिंदों की तरह सब कुछ गवारा कौन करता है। अब वजीरों की सिफारिश की तमन्ना हम नहीं रखते, हमें मालूम है जर्रों को तारा कौन करता है। मतलब नीचता की हद थी। बहुत से ऐसे बाप हैं जो खुद जब कहीं बड़े पद पर होते हैं तो ख्वाहिश होती है कि हम अपने संतान को वहां पहुंचा दें उसी पद पे। तो सिन्हा जी की भी ख्वाहिश है कि बेटा मेरा जैसे भी हो, वो इस अवसर से उसको फायदा मिल जाए, वो कैंडिडेट हो जाए। और भाई हम, जलवा मेरा है, मैं इंद्रलोक का मालिक हूं इस वक्त, हम पूरी ताकत लगाएंगे। उत्तर प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में इस समय हम आए हैं, जहां पर मौजूदा सांसद अफजाल अंसारी जी से सीधी बातचीत। अफजाल जी, इंडिया वॉइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, धन्यवाद। अगर हम कार्यकाल की आपकी बात करें कि सांसद जी ने अपने कार्यकाल में कुछ नहीं किया। देखिए, उसका हिसाब बड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं इतना बताऊं कि 23 मई 2019 को गणना हुई थी और रिजल्ट सामने आया था। 6 महीना बीतते बीतते देश कोरोना के प्रकोप से, बल्कि दुनिया उस प्रकोप में, और मानवता के लिए एक संकट की घड़ी थी। लॉकडाउन लगा, सब कुछ ठप हो गया, व्यवस्थाएं ठप हो गई। यह स्थिति थी कि बहुत सी जगह तो शादी ब्याह ही नहीं हुए, अगर हुए भी तो उनके लिए अनुमति बनी कि 5 आदमी लेके जाएंगे। अर्थी ले जाने वालों के लिए भी संख्या निश्चित कर दी गई। तो ये कोई कल्पना करे कि उस दौरान सारे निधियों पर रोक लगा दिया जी। भारत सरकार ने संसद सदस्यों के वेतन में कटौती कर दी और 100% सांसद निधि रोक दी गई। हमारी नहीं, संपूर्ण देश के हर सांसद की। उससे उबरते उबरते 2 वर्ष बीत गया और इधर 2019 की जो हार हुई थी, जब कोरोना से फुर्सत हुई, तब जो केंद्र की सरकार है और जो प्रदेश की सरकार है, उसने अपनी पराजय का बदला लेना शुरू किया। लगातार हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया गया जिसकी स्वप्न में भी कभी कल्पना नहीं थी। झूठे मुकदमे न सिर्फ हम पे लगाए गए, बल्कि बच्चों पर भी, परिवार की महिलाओं पर भी। और मतलब नीचता की हद थी कि झूठी कहानी भी बिल्कुल भोदे ढंग से लिख करके, और इन लोगों ने फिर अंतोगत्वा ऐसा भी स्टेज आ गया कि मेरे खिलाफ एक मुकदमे में मेरी 4 साल की सजा का भी ऐलान हो गया, मैं जेल चला गया। इन सत्ता का दुरुपयोग जो करने वाले लोग हैं उनका, कि आप नतमस्तक हो जाइए तो आपको दूध से नहला दिया जाएगा, आप पवित्र हो जाएंगे। खुद प्रधानमंत्री जी ने महाराष्ट्र में अजीत पवार के लिए चिल्ला चिल्ला के कहा था कि 5,000 रुपए के घोटाले में, 5,000 करोड़ के घोटाले में यह आदमी लिप्त है। और 5 दिन नहीं बीता था कि परिस्थितियां बदल गईं। वो उनकी सरकार में सम्मानित डिप्टी सीएम है, फाइनेंस मिनिस्टर है महाराष्ट्र के। अब इसको गिनती गिनाएंगे बड़ा समय लग जाएगा। सब मिला करके मुझे काम करने नहीं दिया गया। काम करने के लिए अवसर जो था,
हम हमारी क्षमताओं के हिसाब से हमने किया। एक पीएमजीएसवाई योजना है जिसमें क्षेत्र के सांसद को अपने क्षेत्र के अंतर्गत ऐसी सड़कों को जो पहले से कभी अस्तित्व में रही हों और अब वो बर्बाद होके अस्तित्व विहीन होने की दशा में पहुंच गई हों, उनको जो 5 किलोमीटर से ज्यादा लंबी हों और चौड़ी भी की जा सकती हों, तो ये सारे चीजों को एक सड़क से दूसरी सड़क को जोड़ती हों, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के कनेक्टिविटी को बढ़ाती हों, ऐसी सड़कों के लिए मानक निर्धारित करके बताया गया कि इसमें बहुत बजट है। ग्राम विकास मंत्रालय भारत सरकार का, आप इसके लिए बजट लाइए, प्रस्ताव लाइए, मानक के अनुरूप होगा तो बजट आवंटित होगा। तो संसद सदस्यों ने सभी ने अपने अपने क्षेत्र में प्रस्ताव दिए हैं, हम भी देते रहे, क्योंकि हम पहले भी 2004-2009 का जो मेरा 14वीं लोकसभा का कार्यकाल था, उस समय भी पीएमजीएसवाई थी। ये मोदी जी की देन नहीं है, ये पीएमजीएसवाई योजना उससे पहले की है। तो उस समय भी हमने अपने क्षेत्र में 92 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कराया था पीएमजीएसवाई के अंतर्गत। अब इस साल भी हमने इसमें सारी ताकत इसी में लगा दी। प्रस्ताव बनाए, प्राक्कलन बने, जहां गांवों के बीच से सड़कें गुजर रही थी वहां सीसी बना दो, नाला बना दो, जहां सिवान में है वहां आप पेंटिंग करो, अच्छी सड़कें बनी। प्रस्ताव दिया हमने 38 सड़कों का 2 फेजों में, और वो 38 सड़कें आज मैं ये कहने की स्थिति में हूं, एक को छोड़ के सैदपुर देवचंदपुर जो अधूरी है, बाकी वो 38 सड़कें न सिर्फ स्वीकृत हुई, टेंडर हुए और काम शुरू हुआ, शिलान्यास हुए और अब काम पूरे हो चुके हैं। उसका उद्घाटन होना है, कुछ का उद्घाटन हो गया, कुछ का उद्घाटन होना है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने इच्छा व्यक्त की है, या उनको हम लोगों ने प्रस्तावित किया है कि आप ही कर दीजिए सारे देश की पीएमजीएसवाई योजना का, लेकिन उसका प्रस्तावक उस क्षेत्र का सांसद है और उसके प्रस्ताव पर, उसके अनुमोदन पर ये सड़कें स्वीकृत हुई हैं और ये सड़कें, इन पर धन आया है और काम हुआ है। तो एक तरह से देखा जाए तो 268 किलोमीटर सड़क 5 विधानसभा जो गाजीपुर की है उसमें पीएमजीएसवाई योजना के अंतर्गत ये मेरे कार्यकाल में 2020 से 2023 के अंदर ये बनी हैं, और 24 और सड़कें जो 192 किलोमीटर की हैं उनको भी हमने प्रस्तावित किया है पीएमजीएसवाई योजना में, और सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होके विभागीय रिपोर्ट लग के पत्रावली केंद्र में जा चुकी है। धन आवंटित हुआ तो टेंडर उसका भी हो जाएगा। ये कीर्तिमान है, लगभग 400 किलोमीटर सड़क एक लोकसभा क्षेत्र में, और पीएमजीएसवाई योजना के अंतर्गत। बहस करने वालों की बात का जवाब क्या दिया जाए। अब लोग कहते हैं कि ये जो सड़कें बनी हैं इसका धन भी तो आया है भारत सरकार से। हम कहाँ कह रहे हैं कि गंगा पे जो पुल बना है उसका धन आया है किसी के घर से, वो भी तो भारत सरकार है। आपके प्रस्ताव पर आ जाए तो भारत सरकार का नहीं, आपका निजी उपलब्धि हो गई, और मेरे प्रस्ताव पर जो धन आ जाए, जो कार्य योजनाएं संपन्न हो जाएं, वो भारत सरकार की हो जाएगी। तो आपकी मर्जी जनता समझती है और देख रही है। अगर सांसद जी हम आपसे कहें, लगभग 268 किलोमीटर के कार्य जो कि आपने धरातल पे किए हैं, बहुत सारे नेता ऐसे कहते हैं, लेकिन वहां जमीन पे जाए तो कुछ होता नहीं। मैंने ये सूची अभी आपको प्रस्तुत की है। ये सूची है 268.24 किलोमीटर की सड़कों के नाम लिखे हुए हैं, और मैं आपको एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि जिससे आप
जरूर इसे स्वीकार करेंगे। मैं चुनौती देता हूं कि आप इसको जरूर जाके देखें। एक सड़क अधूरी है, पहले बता दे रहा हूं, 26 नंबर पे। बाकी सारी सड़कें देख लीजिए धरातल पर, और आप खुद कहेंगे आके कि बहुत अच्छी बनी है। जी सांसद जी, सियासी गलियारों की बात करें तो जब से अखिलेश जी ने आपको सपा के लिए उम्मीदवार बना दिया, तो ऐसी चर्चाएं आई सोशल मीडिया पे कि जब आपने चुनाव जीता था उस समय सपा और बसपा का गठबंधन था, तो जो बसपा का वोट था और सपा का वो पूरा आपको मिला था, लेकिन इस बार के चुनाव में ऐसा होने वाला नहीं है और बसपा अगर चुनाव लड़ रही है तो फिर अफजाल जी के लिए। अगर आप विस्तार में चाहेंगे तो बता दूंगा, लेकिन शॉर्ट में ये बता दें कि ये अंदर की बात है। गरीब हमारे साथ है। मैं सपा के सिंबल से भी लड़ूंगा, तो आप देखिएगा गाजीपुर में ही नहीं, ये तारा नजर आ जाएगा भारतीय जनता पार्टी वालों को। ये पूरे देश में दलित समाज ने मन बना लिया है बीजेपी को हटाने का। वो कितना भी खेल तमाशा कर लें, लोगों को डरा लें, लोगों का उत्पीड़न कर लें, लोगों को सत्ता का पावर का इस्तेमाल करके सच बोलने वालों का गला घोटने की कोशिश करें, लेकिन जनता का मन बन चुका है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि यह लोग खुद उस हकीकत को समझ गए। ये कहते हैं 400 के पार अब की बार। बड़ा शानदार नारा है, 400 के पार और अब की बार। तो अगर 400 के पार आप जाने की स्थिति में हो तो ये घबराहट क्यों? ये घबराहट क्यों? आइए संजय निषाद जी, कृपा पूर्वक आइए। एक ही सीट देंगे, लेकिन आप आइए। आइए अनुप्रिया पटेल जी, आप आइए। 2 ही सीट देंगे आपको, लेकिन आप हमारे जमात कतार में आइए। आइए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, आपको पता नहीं मंत्री बनाएंगे या आश्वासन पे रखेंगे। 1 सीट देंगे कि 1 भी सीट नहीं देंगे, आप 5 सीट मांगिए। आइए जयंत चौधरी जी, हम आपको राज्यसभा भेजने का वादा करेंगे, भेजेंगे नहीं आपके परिवार को। और 2 सीट का कह दिया है, आते आते पता नहीं हम आपको भी 2 सीट देंगे कि नहीं। बुलाए जा रहे हैं, बुलाए जा रहे हैं। अगर 400 पार की स्थिति में आप हैं तो हमें नहीं समझ में आता कि नीतीश कुमार को, जो एक दूसरे का डीएनए टेस्ट करने की बात करते थे, वो कहते थे दरवाजा अब बंद हो गया सदा सर्वदा के लिए, और 40 सीट वाले दल को अपने हाथों से आप ताज पहनाते हो फिर से मुख्यमंत्री पद का। वो तो इस्तीफा दे दिए थे, तो मुख्यमंत्री पद से हट गए, आपने ताज पहना दिया। आपके पास उसके 2 गुना सीट है, लेकिन आप उन्हीं को। ये साबित करता है कि खोखली बातें हैं, खोखले नारे हैं। देश की 543 सीटों में 100 से अधिक सीटें हैं जहां आप कोरम पूरा करेंगे पर्चा भरवाने का। कोरम इसलिए कहूंगा कि तमिलनाडु में 39 सीट में पहले भी आप शून्य थे, इस बार भी शून्य रहेंगे। आंध्र प्रदेश की 25 सीट में आप पहले भी शून्य थे, आज भी शून्य रहेंगे। तेलंगाना में आपके 3 सीट थे, इस बार शून्य हो रहे हैं, 17 सीटें हैं वहां। केरल में आप 20 सीट में शून्य पहले भी थे, आज भी रहेंगे। ये 101 सीट हो गई। 48 सीटें हैं महाराष्ट्र की, जिसमें 42 आपकी थी, आज 12 आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। दिल्ली का हशर ये था कि 7 में 7 आपकी थी, आज दिल्ली में कांग्रेस का अब आम आदमी पार्टी का समझौता हो गया, आपकी 1 सीट मिलना मुश्किल है। हरियाणा में आपको अब 1 सीट मिलना मुश्किल है, जहां 10 में 10 आपकी थी। तो जो बदलाव दिखाई दे रहा, बंगाल में आप 18 सीट लाए थे, 5 सीट जीती है ना, 5 सीट जीती है पहले, और फिर कैसे 400 पार? जब 543 है तो 400 पार कैसे भाई? 200 सीट के नीचे भारतीय जनता पार्टी और पूरी कतार सिमटने जा रही है। उत्तर प्रदेश में तो वो चमत्कार होगा कि ये लोग देख ही नहीं रहे कितना बड़ा वोट बैंक है उस दलित समाज का, जिसके ऊपर लगातार अत्याचार हुआ है।
जिसको लगातार उत्पीड़न हुआ है, आज वो समाज एक मन बना के बैठा है कि हम बीजेपी को फिर से केंद्र में लौटने नहीं देंगे, वरना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान इस देश में खत्म कर दिया जाएगा। और इस चुनौती को वो समझ रहे हैं और खामोश रहेंगे, लेकिन वोट जो बीजेपी को हरा रहा होगा उसको करेंगे। 2004 में रिकॉर्ड तोड़ अंतर से आपने चुनाव जीता था, लेकिन अगर 2019 की हम बात करें तो क्या बसपा से गठबंधन सपा का नहीं है? सपा पे चुनाव लड़ेंगे तो क्या नुकसान होने वाला है सपा को? मैं समझता हूं जहां तक कि बहुजन समाज पार्टी और उसकी मुखिया ने बार बार खुद ही कह दिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। उनके दल में मैं भी था कल तक और तमाम कार्यकर्ताओं से बात होती थी। लोग बहुत चिंतित और दुखी हैं कि साल भर पहले विधानसभा का चुनाव हुआ और यही हठ था या किसी का दबाव था। अब सवाल अंदर उठ रहा है कि अकेले लड़ेंगे और फिर मुख्यमंत्री का पद भी हम हासिल कर लेंगे, सरकार भी बना लेंगे। और 403 सीटों में एक सीट पर जब बसपा सिमट गई तो बसपा में मेरी ही नहीं, बसपा के हर कैडर की आंख खुल गई। अभी एक साल पहले जब हम गाजीपुर में एक सीट भी नहीं जीत सके, पूरे पूर्वांचल में और पूरे उत्तर प्रदेश में मात्र एक सीट, तो क्या हमने घी पी लिया है कि लोकसभा की 80 सीटों में हम अकेले उसी फार्मूले पे लड़ेंगे? लड़ने को तो लड़ेगा आदमी, लेकिन समझने वाला समझेगा ये, इसका मतलब कि रिजल्ट शून्य जाना है। इस्तेमाल किया जा रहा, दबाव दिया गया है, डराया गया है। हो सकता है ये खौफ और डर का ये वातावरण आगे आने वाले दिनों में जब अधिसूचना जारी हो या जब घोषणा हो जाए तो ये टूट जाए, क्योंकि इससे पहले जो इतिहास है वो 13 महीने की अटल बिहारी वाजपेयी जी की उस सरकार का, नहीं 13 दिन वाली अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का, जिसमें विश्वास मत हासिल करने के मौके पर बहुजन समाज पार्टी के ही सदन में जो सदस्य थे उनका ही निर्णय था कि उनको प्रधानमंत्री की शपथ वो ले चुके थे और 13 दिन बाद इस्तीफा देना पड़ा। उस समय भी इन लोगों को मुगालता था कि हम लोगों ने डरा लिया है, धमका लिया है। हो सकता है कि इस समय भी ये लोग मुगालते में हो कि हम डरा के धमका करके उनको अकेले लड़ने पे मजबूर कर दिए हैं। हो सकता है कोई निर्णय ले पार्टी के हित को देखते हुए, संविधान के हित को देखते हुए, मान्यवर कांशी राम की पार्टी को बचाने के हित को देखते हुए और संपूर्ण देश में जो दलित समाज के साथ, कमजोर वर्ग के साथ जो तमाम इस सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग करके उनको सताया है, अपमानित किया है और रोज कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए वो बहन जी हैं भाई। सजग रहिएगा लोग, निर्णय कुछ भी हो सकता है। अफजाल अंसारी जी, अगर हम आपसे पूछें तो भाजपा ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन सियासी सरगर्मियां यही कह रही हैं कि हो सकता है अभिनव सिन्हा, विजय मिश्रा या ब्रिजेश सिंह चुनाव लड़े। लेकिन अब देखिए, उन लोगों की तो ख्वाहिश ये थी, गड़बड़ हो गया है। पूरा षड्यंत्र था कि मैं पर्चा भरने लायक न रह जाऊं, और इस दिशा में उन लोगों को वक्ती तौर पर सफलता भी मिल गई थी। लेकिन उनके मंसूबों पर पानी तब फिर गया जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सजा के उस आदेश को अपील के निस्तारण तक के लिए स्थगित कर दिया, और उसके आधार पर लोकसभा सचिवालय से अधिसूचना जारी हुई और मेरी सदस्यता की अयोग्यता जो थी, डिस्क्वालिफिकेशन था, वो खत्म कर दिया गया और मुझे चुनाव लड़ने के लिए भी योग्य मान लिया गया। तो ये लोग तो गड़बड़ हो गए, मतलब जो मंसूबा एक बैग सब फेल हो गया है तो घबरा गए हैं। अब मुझे लगता है, अपनी मेरी जहां तक समझ है,
कि हर हर बाप की या बहुत से ऐसे बाप हैं जो खुद जब कहीं बड़े पद पर होते हैं तो ख्वाहिश होती है कि हम अपने संतान को वहां पहुंचा दें उसी पद पे। भारतीय जनता पार्टी चाल चरित्र चेहरे और नीति की बात करती है, लेकिन कब अपने चाल से अपने चरित्र से पलट जाती है ये जनता बार बार देख रही है। तो सिन्हा जी की भी ख्वाहिश है कि बेटा मेरा जैसे भी हो वो इस अवसर से उसको फायदा मिल जाए, वो कैंडिडेट हो जाए। और भाई हम जलवा मेरा है, मैं इंद्र लोक का मालिक हूं इस वक्त, हम पूरी ताकत लगाएंगे, सारी संवैधानिक मर्यादाओं को ताक पर रखकर 20 दिन तक वो विधानसभा के चुनाव में गाजीपुर में गली गली घूमते रहे, रिजल्ट 0 था। उससे सबक लेना चाहिए, लेकिन सबक नहीं लिया। फिर वो ये सब करेंगे, चाहेंगे कि उनके बेटे को मिले। अब अनफॉर्चुनेटली जो इतिहास है, तो महाभारत की कथा को जब मैं पढ़ता हूं तो धृतराष्ट्र भी चाहते थे कि हस्तिनापुर नरेश हमारे बाद हमारा बेटा दुर्योधन हो जाए। जब मैं रामायण की कथा को पढ़ता हूं तो उसमें भी देखता हूं कि अयोध्या नरेश राजा दशरथ की ये मनोकामना थी कि मैं अपने लाडले पुत्र श्री राम को अयोध्या की गद्दी पर बैठा दूं। लेकिन सपना तो उनका भी नहीं पूरा हो पाया था। जो मंजूर है ऊपर वाले को उसके हिसाब से चक्र चलता है। बाप का तो दिल है, बाप का उसमें तो अरमान पलता है, लेकिन चक्र उस विधाता के सिस्टम से चलता है। वो चलेगा, लड़े वो लड़े, कोई भी लड़े, हमें मुकाबला करना है। गाजीपुर की जनता सारा दृश्य देख रही है। हमारा जो अपमान हमारे परिवार का, ये एक ऐसा परिवार जिसने देश के स्वतंत्रता संग्राम में अभूतपूर्व बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, कुर्बानियां दी। 12 लोगों ने जेल गए, यातनाएं सही, कुर्बान हो गए। देश की सीमा पर पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध करते हुए कश्मीर को बचाने के लिए हमारे पूर्वज ब्रिगेडियर उस्मान साहब नौशेरा बॉर्डर पर शहीद हो गए। मरणोपरांत उनकी वीरता के लिए उन्हें महावीर चक्र मिला। ऐसे परिवार को, ऐसे परिवार के सदस्यों को, यहां तक कि बच्चों और महिलाओं को आज ऐसे अपमानित किया गया है कि इस पूरे पूर्वांचल में इस बात को लेकर के गरीबों में बहुत आक्रोश है। और इस चुनाव में ये गरीब एकजुट होकर के इस सरकार के नशे में, मद में चूर, घमंड में चूर इन सत्ताधारी दल के नेताओं को सबक सिखाएगी। मैं ये उम्मीद करता हूं कि गरीब के पास धन दौलत भले न हो, लेकिन ईमान बड़ा मजबूत होता है। और इस लड़ाई में जो मेरा अपमान हुआ है, और मैं सारा कष्ट सह करके भी गरीबों की लड़ाई को कमजोर होने नहीं दिया हूं, तो इस लड़ाई में गाजीपुर का गरीब भी मेरा साथ देगा। अब वक्त आ गया है, फैसला उसको देना है। अगर मैं सांसद जी से पूछूं, गाजीपुर की जनता अफजाल अंसारी जी को वोट क्यों करे, कितना विश्वास है आपको? मेरे भाई, ये रिश्ता हमारे से नहीं है, हमने बताया हमारे पूर्वजों के समय से। इस परिवार का एक सम्मान है। नकली राष्ट्रभक्तों में और असली राष्ट्रभक्तों में अंतर जनता पहचानती है। हमारे परिवार का जो गौरवशाली इतिहास है उसको कहां मिटा सकता है कोई। हमने अपने जीवन में कॉमरेड सरजू पांडे के नेतृत्व में समाज सेवा के क्षेत्र में अपना प्रयास शुरू किया। शिक्षा पूरी करने के बाद हम सन 78 के बाद से सक्रिय हो गए थे सामाजिक कार्यों में, और सन 85 में पहली बार चुनाव लड़ा।
और कॉमरेड सरजू पांडे ने हमको हसुआ बाल का निशान दिया था और उस चुनाव में गाजीपुर की गरीब जनता अपना फैसला दी। आपको याद होगा कि सन 84 में इंदिरा जी की हत्या हुई थी, क्या लहर थी वो। सफाया हो गया था, 416 या 17 सीटें जीत करके राजीव गांधी संसद में गए थे। स्टेट एक सीट की भी बोहनी किसी की नहीं हो रही थी। गाजीपुर में भी अकेला मैं था विपक्ष का, जो कांग्रेस के कैंडिडेट को, तब भाजपा अस्तित्व में भी नहीं थी, कांग्रेस के अभय नारायण राय से मेरी लड़ाई हुई थी और पहला चुनाव कांग्रेस पार्टी के उस लहर में बलिया, गाजीपुर, जौनपुर सब सफाया एक तरफा कांग्रेस जीती थी। अकेली एक सीट थी, मैं पहला चुनाव लड़ा था और चुनाव जीत गया। उसके बाद से लगातार 5 चुनाव, 4 चुनाव तो कम्युनिस्ट पार्टी के सिंबल पे जीता। हमारे जात और कौम की आबादी है 9%, लेकिन हमने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे पिता ने जो एक व्यवहार बना रखा है, लोगों के दिलों का विश्वास जीता है। हमारे कानों में जब कोई दर्द की आवाज आती है या कोई सताया हुआ इंसान मेरे सामने आता है, तो हम उससे उसकी जाति और धर्म नहीं पूछते, इंसानियत के नाते उसकी मदद करते हैं और उसके पक्ष में खड़े होने के लिए और बड़ी से बड़ी ताकतों से लड़ने के लिए अपने जीवन को भी जोखिम में डाल देते हैं। हमारे परिवार ने और हमने भी गरीबों को मुफ्त में जमीन दे के बसाया है और आज भी हमारे परिवार का जो कुछ है वो सब गरीबों का है, ये मेरा कुछ भी नहीं है। गरीब मानता है और गरीब हमारे साथ है। समाज का हर वर्ग, अगड़ी जात हो, पिछड़ी जात हो, दलित हो, माइनॉरिटी के लोग हो, सब लोग जानते हैं असलियत क्या है। और मीडिया ने जिस तरह से इसको बदनाम करने की इस परिवार को कोशिश की, तो ये लोगों को पता है। और जो लोग घड़ियाली आंसू बहाते हैं, जो सत्ता के गोद में बैठ करके, उनका कैरेक्टर इतना गंदा है कि समाज के किसी आदमी को बताना नहीं है कि भैया ये कौन है। सब जानते हैं ये सामंतवादी है, ये शोषण करने वाला है, ये गरीबों की इज्जत आबरू लूटने वाले लोग हैं, ये जगह जमीन और हक हिस्से पर कब्जा करने वाले लोग हैं। ये कभी गरीब को सम्मान से समाज में जीने का अवसर देने वाले लोग नहीं हैं। इसलिए गरीब हमारे साथ है। आप देखिएगा, चमत्कार होगा इस बार भी। अब सांसद जी, अगर हम पूछें, डबल इंजन की सरकार ने कहा जो पिछली सरकार थी उसने ये सोचा नहीं, हमने ये धरातल पे कर दिया हर जल। आज हर घर में स्वच्छ जल मिल रहा है। मैं आपको हाथ जोड़ के बताता हूं, फिर चुनौती देके कहता हूं, गाजीपुर जनपद के लगभग 1300 गांव सभाओं में आप चले जाओ, उतने गांव सभाओं में आप नहीं जा पाओगे। आप पूरे 1300 गांव सभाओं का सर्वे करा लो और 5 गांव आके हमको बता दो कि ये सैचुरेट हो गया। पूरे जिले के गांव की सड़कों को कोड़ के फेंक दिया, सीसी सड़कें तोड़ डाली गई। आज भी गाजीपुर में 90% लोग उसी चापाकल के पानी से जी रहे हैं। ये टंकी का पानी नहीं पहुंचा, ये ठेकेदारों को कमवा दिया गया। करोड़ों अरबों खरबों रुपया भारत सरकार के गरीबों का बर्बाद कर दिया गया। मैं तो कहता हूं 1/4 पैसा जो इसमें व्यय हुआ, उसका 1/4 अगर पैसा खर्च कर दिया गया होता तो हर गरीब के, हर व्यक्ति के घर पर एक अपना चापाकल गड़ गया होता। और सरकार जो सपना देख रही है कि हम सबको पानी दे देंगे, हर घर में एक चापाकल होता, लेकिन इस पर विचार न करके ये बाहर जाते हैं, दूर के विदेश के देशों को देखते हैं। अरे भाई, छोटे छोटे देशों में अगर इस तरह की कोई कार्य योजनाएं व्यवहार में है तो भारत विशाल देश है दुनिया का। दुनिया की भौगोलिक परिस्थितियों में हमारे यहाँ अंतर है। हमारे यहाँ बाढ़ आती है, हमारे यहाँ नदियां उफान पे होती हैं तो सड़कें बह जाती हैं। ये पाइपलाइन कहाँ टिकने वाली है?
आज तक 5 गांव में जब 5 बरस हो गया, आपने चापाकल देना बंद कर दिया। इंडिया मार्क का 2 हैंड पंप मिलता था, गरीब आसपास हर जगह लग चुका था, उससे पानी पीता था। आज भी 90% लोग उसी चापाकल से पानी पी रहे हैं। आज भी हमने अपने सांसद विकास निधि से, इन लोगों ने कहा कि कोई बजट नहीं है इसके लिए, चापाकल के लिए, लेकिन जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करने के लिए हमने विकास निधि से बजट देकर 350 हैंडपंप इस निधि से देकर के भी गाजीपुर के विभिन्न क्षेत्रों में लगवाए हैं। अभी भी 100 की सूची हमारी डीएम के पास रखी हुई है, जिस पे चेक नहीं कट रहा है। ये तो टोटल फेलियर योजना है। अगर इसी तरह की सारी योजनाएं होंगी तो समझ लीजिए कि मोदी जी को तारा नजर आना है, 200 भी नहीं, 150 और 100 के नीचे चले जाएंगे। सपना है, सपने में देखें, और मीडिया है जितना चाहे बाजा बजा ले, ये नाटक हो रहा है। गांव में जाते हैं लोग, प्रधान, वो सम्मानित प्रधान जो गांव की पहली इकाई से जनता के द्वारा चुना गया, जिसे प्रधान और मुखिया की उपाधि दी गई, वो प्रधान, ए प्रधान जी, गांव का बजट निकाला, आई स्कूल के रंगवावा, एक काया कल्प करावा। अच्छा सरकार, हो गई काया कल्प, तो शौचालय देखा जिक्र नहीं बने, शौचालय बनवावा, और जो अधूरा शौचालय बा ओके पूरा करावा। अच्छा सरकार, गांवे का बजट से हुई, हाँ गांवे से हुई, वो खत्म। अब का करी सरकार, अब है जितना छुट्टा मवेशी घूमत हुआ सो अनहरिया साढ़ भैंसा, इन्हन के चारा का प्रबंध भी गांव का प्रधान ही उसके भूसे का प्रबंध उस खजाने से करेगा जो गांव का खजाना है, जो गांव के जनता की छोट मोट समस्या को पूरे करने के लिए बजट है। आज प्रधान से कहा जाता है कि 10 रुपया वाला झंडा 50-50 रुपया में बेच, राष्ट्रभक्त हुआ ना, भारत माता का जय, ल झंडा बेच। आज प्रधान अपमानित महसूस कर रहा है जब उससे कहा जाता है, ये भैया अधिकारी लोग आए वाला बना, बटोरा पूरा गांव का जनता के बटोरा, जौन झूठ सच बोले के बाद कैसो बोल के बटोर ल। संकल्प दिवावे खातिर आवत हुआ लोग, संकल्प यात्रा चलल बा, हर गांव में जाए के बा, का हुई तब मोदी जी के वोट देवे खातिर संकल्प दिवावे आवत हुआ लोग। अब सीडीओ, डीडीओ, बीडीओ और तहसीलदार थानेदार जेकर संकल्प दिवा दी हाँ, तो जनता वोट दे। कौन किसको ठग रहा है? ये समझ रहे हैं कि हम जनता को ठग रहे हैं। जनता मजबूर है, डर गई है आपके डंडे से, आपके बुलडोजर से। वो लड़ तो नहीं रही है, संकल्प ले रही है, लेकिन वो आप उसको ठग रहे हैं जितना, उतने वो आपको ठग रही है। योगी जी कहते हैं कि हम मुफ्त में राशन दे रहे हैं। मुफ्त में राशन, खैरात दे रहे हैं, खैरात दे रहे हैं। भारत में जो अनाज पैदा हो रहा है, एक हिस्सा अनाज अधिक हम पैदा कर रहे हैं, 4 हिस्से का 1 हिस्सा हम ज्यादा अनाज पैदा कर दे रहे हैं। और ये क्या कहा जाए, कांग्रेस के लोगों को कुछ कहना ठीक नहीं है। सारी योजनाएं लाए, ये बेहतरीन योजनाएं, ये खाद्य योजना उन्हीं की है कि हम हर भारत को वासी को ये गारंटी देंगे उसके भोजन का इंतजाम होगा, लेकिन बता नहीं पाए लोग कि हम लाए हैं। मनरेगा उन्हीं का है, सूचना का अधिकार उन्हीं का है, लेकिन बता नहीं पाए कि हमने किया है। ये पीएमजीएसवाई बता नहीं पाए कि उनकी सरकार में ये इस तरह की जन कल्याण की कार्य योजनाएं। इन्होंने नाम बदला है, शहरों का नाम बदला है, रेलवे स्टेशनों का नाम बदला है, कार्य योजनाओं का नाम बदला है। ये गुजराती मॉडल है, और इस गुजराती मॉडल के नाम से जनता को ठगा है। मैं समझता हूं धीरे धीरे ठगाते ठगाते जनता भी समझ चुकी है, और इस चुनाव में वो इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सांसद जी, अंतिम बार हम आपसे पूछूं तो खेलों में भारत अपना परचम लहरा रहा है, मगर सरकार कह रही कि जितना हमने गांव स्तर पर जिले में जो सुविधाएं दे दी वो किसी से छिपा नहीं, लेकिन गाजीपुर जिला आज भी खेलों से पिछड़ा हुआ। खेल के क्षेत्र में गाजीपुर का एक गौरवशाली इतिहास है। हमारे जनपद में जब पहलवानी कला थी तो एक से एक पहलवान पैदा हुए। रुस्तमे हिंद
मंगला राय इसी धरती पर जोगा मुसाहिब के रहने वाले हैं, गाजीपुर के इसी धरती के। काशी पहलवान इसी गाजीपुर के धरती के हैं। राष्ट्रीय स्तर, अंतरराष्ट्रीय स्तर के पहलवान पैदा किए। हमारे गाजीपुर जनपद में हॉकी के क्षेत्र में बहुत उपलब्धियां हासिल की, बेहतरीन माहौल है। हमारे गाजीपुर जनपद में वॉलीबॉल का बेहतरीन इतिहास भी है, माहौल भी है और आज भी है। गांव है शेरपुर कलां, शहीद गांव शेरपुर कलां। गांव है धर्मरपुर, गांव है बुजुर्गा, गांव है जोवराजपुर, गांव है पड़ैनिया। गांव एक से एक, जहां गांव स्तर पर वॉलीबॉल का वीरपुर, सुखडेहरा, ये देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि मतलब राष्ट्रीय स्तर की प्रतिभाएं यहाँ हैं। उन प्रतिभाओं को विकसित होने का अवसर नहीं मिल रहा है और सरकार की तरफ से अगर एक गाजीपुर में एक स्पोर्ट्स कॉलेज दे दिया गया होता तो मैं समझता हूं हिंदुस्तान के किसी भी खेल के क्षेत्र में गाजीपुर का नौजवान गाजीपुर के नाम को रोशन करता, देश के नाम को दुनिया में जाकर के रोशन करने का काम करता। गाजीपुर के पास अफसोस है कि खेल के लिए साधन नहीं है। अपने से जो वो परिश्रम करके, मेहनत करके और जो कर ले। वॉलीबॉल का भी और फुटबॉल का भी बहुत अच्छा वो है। गंगा के उस पार चले जाइए तो फुटबॉल का इतना क्रेज है कि कोई पूछना ही नहीं है। यहीं के हमारे क्षेत्र के लोगों ने इंडिया टीम के कैप्टन की भूमिका निभाई है वॉलीबॉल में। तो एक रजी साहब हुआ करते थे, हमको याद है। अक्षय कुमार हुआ करते थे, ये भी याद है। ललन राय शेरपुर के थे, ये बेहतरीन मार देते, सब बाली तो लगता था गेना फट जाएगा, लेकिन आगे बढ़ने के लिए कोई अवसर नहीं है। अगर सांसद जी हम कहें आपसे कभी ऐसा अवसर मिला तो ये कसक है क्या इतनी लंबी राजनीति पारी? बिल्कुल बिल्कुल अरमान है। मौका मिला तो दो काम, जीत गया और सत्ता के गलियारों तक पहुंच गया तो शीर्ष प्राथमिकता का दो काम, एक गाजीपुर में एक यूनिवर्सिटी और दूसरा गाजीपुर में एक स्पोर्ट्स कॉलेज। उसके बाद तो सारी काम है, सड़कें बनेंगी, जहां बिजली नहीं है बिजली होगा। और तीसरा जो सर्वोच्च प्राथमिकता होगी, गाजीपुर में गरीबों के मान सम्मान की रक्षा होगी, उनको भी स्वाभिमान के साथ समाज में जीने का अवसर रहेगा, उनके साथ हो रही उत्पीड़न अत्याचार की घटनाओं को रोका जाएगा। ये प्राथमिकता है। गाजीपुर जिले के मौजूदा सांसद अफजाल अंसारी जी सपा ने इस बार इनको टिकट पे यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं और अखिलेश यादव जी ने सपा से इनको उम्मीदवार बनाया है। गाजीपुर जिले में एक खास मुलाकात इंडिया वॉइस के कैमरे पे। सांसद जी आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, धन्यवाद ये आपको भी है कि आप आए और हमें मौका मिला, आपने हमसे सवाल किए, हमने आपको जवाब दिया और असुविधा के लिए खेद है।